जिसमें हमने ये देखा था कि जो व्यावसायिक निर्देशन है, वह अपने क्षेत्र में व्यक्ति को आत्म उन्नत बनाने के लिए और आत्मविश्वास से भरने के लिए तैयार करता है तथा नए-नए कौशल जो होते हैं, उन कौशलों में उसे दक्ष बनाता है। व्यावसायिक निर्देशन का सीधा-सा तात्पर्य है, आप जिस फील्ड में कार्यरत हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं, उस क्षेत्र के आप मास्टर हों। ठीक है? सीधा-सीधा सा काम मतलब यदि आपको कुछ लिखने के लिए आता है व्यावसायिक निर्देशन के विषय में, तो आप सीधा लिख सकते हो। व्यावसायिक निर्देशन वह विधा है, जिसके माध्यम से व्यक्ति को अपने विषय में मास्टरी करने के लिए, अधिकार स्थापित करने के लिए तैयार किया जाता है, जिसमें वह अपने गुणों को वृद्धि करके दोषों को न्यून करता है। न्यून माने कम करता है और इस तरह से उसकी जो व्यावसायिक उन्नति होती है, वह व्यावसायिक उन्नति उसे एक नए मुकाम पर स्थापित करती है। ठीक है ना? अब इसके विषय में कुछ लोगों की कुछ परिभाषा और कांसेप्ट हैं, उसके विषय में भी हम थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। व्यावसायिक मार्गदर्शन एक ऐसा क्षेत्र है, जो शिक्षा और व्यवहार विज्ञान यानी मनोविज्ञान दोनों से संबंधित है। निर्णय लेने यह पूरा जीवन भर व्यक्ति के विकास में और उसके सीखने में एक आधार मूलभूत आधार बनाता है। इसमें देखिए, इन्होंने लिखा कि यदि हम व्यावसायिक निर्देशन किसी को देते हैं या व्यावसायिक निर्देशन की परंपरा यदि हम चालू करते हैं, तो व्यावसायिक निर्देशन में क्या चीज़ आवश्यक है, क्या आपको करना है? उसमें पहला पॉइंट है कि आपको शिक्षा और व्यवहार दोनों का विज्ञान आना चाहिए। शिक्षा का विज्ञान मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एंड मनोविज्ञान जिसे हम कहते हैं स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो दोनों का आपको ज्ञान होना चाहिए कि हम किसी के व्यवहार में परिवर्तन कर रहे हैं या परिवर्तन हम अपेक्षित रखते हैं, तो वो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। हम किस तरीके से परिवर्तन करना की कोशिश करें, जिससे वो व्यक्ति अपने आप को परिवर्तित होने के लिए तैयार हो जाए। यदि हमारा व्यवहार और हमारी शिक्षा दोनों चीजें उच्च नहीं हैं अथवा विद्यार्थियों के व्यवहार के अनुकूल नहीं है, तो वह व्यक्ति आपसे कोई भी मार्गदर्शन की सेवा स्वीकार नहीं करता है, चाहे वह व्यक्तिगत निर्देशन हो, शैक्षिक निर्देशन हो, व्यावसायिक निर्देशन हो या ये मार्गदर्शन हो। यदि आप में व्यावहारिकता है और आप उस जो काउंसलिंग है अथवा जो समस्याग्रस्त व्यक्ति है, उस समस्याग्रस्त ग्रस्त व्यक्ति के स्तर पर पहुंचकर उसे मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं और इसके लिए करते हैं तो वो आपकी सेवाएं का लाभ लेता है। इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह महत्वपूर्ण भूमिका है मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान हमें व्यक्ति को किस तरीके से मतलब जब हमने साइकोलॉजी पढ़ी थी, आप लोगों में से किसी ने मुझसे साइकोलॉजी यदि पढ़ी हो तो उस समय हमने बात की थी हाउ टू टीच, व्हेन टू टीच, वेयर टू टीच, whom टू टीच। इन सारे यदि प्रश्नों का आपको उत्तर चाहिए, whom टू टीच, हाउ टू टीच, वेयर टू टीच एंड व्हेन टू टीच, ये यदि प्रश्नों के आपको उत्तर चाहिए हैं तो एक मनोविज्ञान ही शरण है। मनोविज्ञान के अलावा कोई नहीं बताता है कि कब कब कहाँ कहाँ किसको कैसे पढ़ाना चाहिए। मनोविज्ञान आपको हर एक चीज माने किस गतिविधि से कौन से माध्यम से कौन सी विधि का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। इवन कि मनोविज्ञान हमें ये भी सिखाता है किस समय पर क्लास ली जानी चाहिए जिसके कारण से बच्चा अच्छे से समझ सकता है। मान लो यदि आप मॉर्निंग टाइम में क्लास लेते हैं तो उस समय कौन सी मेथोलॉजी यूज की जानी चाहिए और यदि आप इवनिंग टाइम में क्लास लेते हैं तो कौन सी मेथोलॉजी यूज की जानी चाहिए। यदि आप मंडे को क्लास लेते हैं तो आपको कैसे पढ़ाना चाहिए और यदि ट्यूसडे से पढ़ाते हैं तो कौन से विषय को पहले रखा जाना चाहिए। आपको पता है कि बच्चे जो लास्ट पीरियड होता है माने जो क्लास चलती है ना उस क्लास में जो लास्ट पीरियड होता है उस लास्ट पीरियड में हर एक बच्चे की जिज्ञासा होती है कि अब हमारी छुट्टी होने वाली है और हम घर जाने वाले हैं। होती ना दीपिका? हमेशा इसी इच्छा से बैठे रहते ना बच्चे, अब तो मेरी घड़ी में ना 4 बज रहे हैं, अब हमारी बेल बजेगी और छुट्टी हो जाएगी। अथवा 2 बजे छुट्टी होती तो 2 बजे या 12 बजे छुट्टी होती तो 12 बजे।
मीनल, होती है ना पूरी तैयारी, यस छुट्टी सर, हो रही हो होता है। भागो, छुट्टी हो रही हो और भागो। अब मान लो उस समय पीरियड आपका चलता है 3:20 से लेकर 4 बजे तक, तो कौन सा पीरियड वहां पढ़ाया जाना चाहिए जिससे छात्र पूर्ण रुचि से आपको सुने? कल्पना करो यदि आप मैथ्स का पीरियड रख देते हो तो बच्चों के अंदर क्या चल रहा है कि मुझे घर जाना है। इंग्लिश का पीरियड आप चला रहे हो ना, तो बच्चों के तो अंदर यही चल रहा है ना, अब छुट्टी होने वाली है, अब तो मुझे घर जाना है, घर जाके मुझे ये खेलना है, कोई कहता है मुझे वहां घूमने जाना है, कोई कहता है मुझे पार्क घूमने जाना है, कोई कहता है मुझे वॉलीबॉल खेलना है। अब ऐसे समय में आप बच्चे को मैथ्स पढ़ाओ, बच्चे सक्सेसफुल होंगे, टीचर सक्सेसफुल होगा? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चा कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाएगा आपके सब्जेक्ट पे। और जब तक बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है नवीन, तब तक आप बच्चे को कुछ भी नहीं सिखा सकते हो, क्योंकि आपके पास कोई भी मैजिक स्टिक नहीं है, कोई भी आपके पास छड़ी नहीं है जो बच्चे के सिर के ऊपर घुमाओ और वो पूरा का पूरा आपका काम हो जाए। समझे आप? तो ऐसे समय पर क्या विषय रखना चाहिए? तो अधिकांश जो साइकोलॉजिस्ट टाइम टेबल डिसाइड करने वाले होते हैं, वो उस समय पर उनके खेल कूद का पीरियड रखते हैं, कंप्यूटर का पीरियड रखते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि बच्चे को घर जाना है ना, तो खेल कूद घर जाके भी क्या करना है? खेलना ही है, तो घर जाके खेल लेगा। स्कूल में क्या कर रहा है? खेल ही रहा है। कंप्यूटर में नए नए कंसेप्ट उसे दिखाई देते हैं, कुछ करने के लिए होता है, तो वो उस पर कॉन्सेंट्रेट करता है, और यदि वो नहीं करे तो कंप्यूटर आगे वर्क ही नहीं करता है, वहीं खड़ा रहता है। और यदि आप मैथ्स इंग्लिश जैसे हार्ड सब्जेक्ट पढ़ाना चालू कर दो तो बच्चे की रुचि नहीं लगती है। माने इतना गजब का मनोविज्ञान होता है कि आपको ये बता देता है कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे पढ़ाना है। कहते हैं साइकोलॉजी के हिसाब से यदि बच्चा संडे की छुट्टी व्यतीत करके स्कूल आता है मंडे को, तो उसका पहला पीरियड सरल होना चाहिए, भाषा का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे घर की यादें साथ में जुड़ी हुई होती हैं, अपने दोस्तों के साथ गठर मस्ती करके आया ना, वो छात्रों के साथ घूम के आया है ना अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उसे लगता है ये सारी की सारी चीजें अपने फ्रेंड के साथ शेयर करनी है मुझे। यदि वो मूवी देख के आया ना, तो अपने फ्रेंड, उसके अंदर उत्कट उत्कट इच्छा होती है नवीन, कि जाके वो बोले कि मैंने कल ये मूवी, ये क्या गजब का थिएटर था, कितनी गजब की मूवी थी, अरे एक्शन तो देखो भाई उसका क्या गजब था, क्या ढिसुम ढिसुम उसने की हुई है मीनल। होती ना इच्छा बताने की, यदि कोई अच्छी चीज हम देख के आते तो। इसका मतलब है यदि आप सोमवार को इस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों का ध्यान आकर्षित हो ही नहीं सकता, बच्चे ध्यान आकर्षण कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए उस पीरियड में हम सरल विषय रखते हैं, फिर सेकंड पीरियड में आप मैथ्स रख दो क्योंकि बच्चे कंसंट्रेट कर लेते हैं एक पीरियड में, दूसरे में मैथ्स रख दो, इंग्लिश रख दो, चल जाएगा। लंच से पहले वाला पीरियड हार्ड नहीं होना चाहिए क्योंकि वो 3 पीरियड में बच्चे पक जाते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये साइकोलॉजी के हिसाब से रखी जाती हैं, क्योंकि ऐसे निर्णय लेने से पूरे जीवन भर व्यक्ति के विकास में और उसे सीखने में एक मूलभूत आधार बनता है। जो आज आपने 10 साल पहले 20 साल पहले सीखा था ना, अच्छे से जो चीज सीखी थी, आज भी वो हमारे व्यवहार में शामिल है, आज भी हम उस चीज का उपयोग करते हैं। जैसे मान लो सामान्य गुणा भाग जोड़ घटाना हमने उस समय सीखा था ना जब हम नर्सरी में जाते थे, पहली क्लास में जाते थे, दूसरी क्लास में जाते थे। आज भी हम उसी जोड़ घटेने गुणा भाग का यूज करते हैं, आज भी हम टेबल्स का यूज करते हैं। यदि 6 किलो हमने टमाटर लिए हुए हैं 15 के रेट में, तो आज भी हम बताते सर 90 रुपए होना चाहिए इसके। और यदि 4.5 किलो लिए हुए हैं तो कितने रुपए होना चाहिए नवीन? 15 के भाव में 4.5 किलो टमाटर लेंगे तो कितने रुपए का होना चाहिए? सर 97.5। नवीन कहाँ चला गया, भाग गया क्या क्लास बंद करके? तो ये सारी की सारी चीजें यदि 4.5 किलो लोगे तो 60 और 7.5 रुपए के
₹67.5 के होंगे, 97 के नहीं होंगे। ठीक है ना? तो ये सारी की सारी चीजें हमने उस समय में सीखी थी और आज भी हम उनका यूज करते हैं। तो ये पूरी जिंदगी ऐसे ही जो व्यावसायिक निर्देशन होता है, मान लो आपको क्या बोलते हैं, सिलाई मशीन चलाना सिखा दिया, किसी ने आपको बुनने संबंधी ट्रेनिंग दे दी, किसी ने कुकिंग संबंधी सीखा हुआ है, किसी ने पढ़ाने के संबंध में सीखा हुआ है, किसी ने साइकिल चलाना सीखा है। एक बार साइकिल चलाना या गाड़ी चलाना सीख लिया, कितने साल में भूल जाता है वो? ममता, कितने साल में भूल जाएगा साइकिल चलाना? बोले सर शादी के बाद हम सब चीजें भूल जाते हैं। पॉसिबल ही नहीं है ना। यदि आपने एक बार अच्छे से सीखा हुआ है तो आप जीवन भर उस चीज को नहीं भूल पाते। सेम व्यावसायिक निर्देशन के बारे में भी कहा जाता है। ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए पॉइंट ग्रीन में लिखा हुआ है, जिन चरणों के माध्यम से मनुष्य एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए गुजरता है, एक नए संसाधन के रूप में आईसीटी और चर किसी भी मार्गदर्शन गाइडेंस का साधन को ध्यान में रखता है। मान लो आप किसी भी मार्ग से जा रहे हो, आपका कोई भी लक्ष्य हो, आपको कहीं भी जाना हो और उसके लिए आपने जो भी माध्यम चुने हुए हों, उसमें नए संसाधन के रूप में आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। आईसीटी के आधार से आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। ये भी व्यावसायिक निर्देशन प्राप्त करने का एक बहुत ही उत्तम साधन है। मान लो आज यदि हमें देश विदेश से नए नए जो आविष्कार हुए हैं, नए नए इम्प्लीकेशंस जो एजुकेशन में हो रहे हैं या एजुकेशन में जितना भी रिफॉर्म आ रहा है, वो सारा का सारा यदि आपको देखना है तो एक जगह कहाँ उपलब्ध होता है मीनल? इंटरनेट पे। मीनल आप भी नहीं हो के क्लास में? नहीं सर, हूँ। तो हूँ तो बोलना चाहिए ना, हूँ भी नहीं बोल ये रहा है। सर मोबाइल थोड़ा है सा ना? तो दूर मैं रखा आपका था आने में टाइम। मैं आप क्या कर रही हो आप? सर मैं खाना भी बना रही। मतलब एक पंथ दो तीन काज एक साथ कर रहा नहीं? चलिए बनाइए, खाना ही बनाइए और क्या। सर आप चलिए। लगते हैं इसलिए। हाँ जी मैं समझता हूँ, इसीलिए विद्यालय की पढ़ाई विद्यालय में ही होनी चाहिए, है ना? तो ये इसका तात्पर्य होता है यस कि सर। यदि आपको सारे के सारे संसाधन देखने हो, सारी की सारा ज्ञान आपको देखना है, कौन कौन से कौशल विकसित किए जाने हैं अथवा किस जॉब के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट आवश्यक है, वो सारी की सारी चीजें यदि आपको एक स्थान एक प्लेटफॉर्म पर मिलती हैं तो वो होता है आपका आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये व्यक्ति को सब चीजें उपलब्ध कराता है बिना पैसे के। वो आपसे ये नहीं पूछता आप किस जाति के हो, किस धर्म से जुड़े हुए हो, हिंदू है कि मुस्लिम हो, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, ये आपसे नहीं पूछता। आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आपने उसको ऊपर लिखा, वो इंफॉर्मेशन आपके लिए हजारों के रूप में भी उपलब्ध करा देता है और कहता है जो आपको अच्छी लगती हो, जिसके लिए आप योग्य हैं, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझे आप बात को? तो ये जो महत्वपूर्ण भूमिका है व्यवसायिक निर्देशन में, वो भूमिका है आईसीटी की। और आईसीटी के माध्यम से हम बहुत सारी चीजों को सहज यूज करते हैं। और आपने भी यदि कोई अभी आपने देखा होगा ना, बहुत सारी जगह एफबी पे भी देखा होगा, व्हाट्सएप पे भी देखा होगा, जिन लोगों में कुछ विशेष कौशल पाए जाते हैं, जैसे वो कुकिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, है ना? तो उसके भी वीडियो बनाते हैं और व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, उसके भी वीडियो बनाते हैं और फेसबुक पे डाल देते हैं, देखिए ये हलवे बनाने की रेसिपी अथवा पनीर कोफ्ता बनाने की रेसिपी। मीनल भी डालेगी, आज आज क्या बना रही है मीनल खाने में, वो डालेगी अभी फेसबुक पे, सब लोग देख सकते हैं ये कैसे बनता है। तात्पर्य है मान लो आप किस तरीके से क्या डिजाइन कर रहे हो, किस तरीके से उसको बना रहे हो, और यदि आप चाहते हो इसको शेयर करना, दूसरे लोग भी उसके विषय में जाने, तो आईसीटी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस yourself and express your quality in front of the world, not any person. ओके तो इसके लिए हम अपने व्यावसायिक निर्देशन के रूप में भी इसे हम यूज कर सकते हैं। व्यावसायिक व्यक्ति के आत्मसम्मान के साथ, उसके विकास के साथ आत्मीयता से जुड़ा हुआ है। माने व्यावसायिक निर्देशन क्या काम करता है भाई? आपका आत्मसम्मान बढ़े। आत्मसम्मान कैसे बढ़ता है?
हमारा जो आत्मसम्मान है ना दीपिका, कैसे बढ़ता है? सर इंफॉर्मेशन से। आत्मसम्मान इंफॉर्मेशन से बढ़ता है। सर यदि आपको कुछ ज्ञान से पता। आत्मसम्मान बढ़ता है आपके ज्ञान से, आत्मसम्मान बढ़ता है आपके पद से, आत्मसम्मान बढ़ता है आपके कौशल से। देखो, एक ही बैंक में 20 कर्मचारी होते हैं, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किसको दी जाती है? मैनेजर को। क्यों? मैनेजर को क्यों दी जाती है सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट, नवीन? इसलिए दी जाती है, या तो वो सबसे ज्यादा स्किल्ड है उन सभी व्यक्तियों में, या फिर उसके पास सबसे अच्छा एक्सपीरियंस एंड बेस्ट नॉलेज उसके पास है। उम्र मायने नहीं रखती कि आप कितने साल के हैं, आप 28 साल के हैं, 24 साल के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया को। या तो आपके पास आपके विषय में नॉलेज है तो आप सम्मान पा सकते हो। आप यदि स्किल्ड हैं, आप कौशलों से युक्त हैं, तो आप सम्मान पाते हो। वरना किसको क्या पड़ी हुई है जो आपकी रिस्पेक्ट करे? किसी को क्या आवश्यकता है कि वो आपको सामने से आके राम राम करे, भैया राम राम, अब भैया गुड मॉर्निंग, क्यों आके बोलेगा कोई? तो यदि आपको भी अपना सम्मान बरकरार रखना है तो आपको अपने विषय की नॉलेज होनी चाहिए। आपको अपने विषय में महारथी बनना है, तो इसके लिए आपको अपने कौशल और ज्ञान की पराकाष्ठा आपके पास होनी चाहिए, है ना? नेक्स्ट पॉइंट है इसी में कि इससे आपके आत्मीयता से जुड़ा हुआ होता है। मतलब जो आपकी अंतरंग से संबंधित चीजें होती ना, हमारे अंतः से जो जुड़ी हुई चीजें होती हैं, वो सारी की सारी चीजें यहीं से विकसित होती हैं। बोलते ना, मैंने आपको गाली दी तो आपको अच्छा लगता है कि बुरा? गाली देने पे, गाली सुनने पर कैसा लगता है, ममता? सर अच्छा अच्छा नहीं लगता है ना? अच्छा, अच्छा कहाँ नहीं लगता? बाहर अच्छा नहीं लगता है, अंदर से अच्छा नहीं लगता? सर अंदर से अच्छा नहीं लगता। बाहर तो ज्यों के त्यों रहते हैं ना हम। जैसे मान लो हमें कोई गाली देके जाता है तो बाहर ऐसे शरीर पे कहीं गड्ढा हो जाता है, घाव हो जाता है? नहीं होता है, वैसे के नहीं। वैसे ही रहते ना। पर कहते हैं ना सर, वो अंदर से माने हमारी आत्मीयता दुखित हो जाती है। हमारा जो अंतरंग है ना, ये अंतरंग दुखित हो जाता है, इसीलिए हम उससे बचते हैं, हम उससे बचने की कोशिश करते हैं, है ना? ऐसे ही यदि आपको जिस क्षेत्र में रिस्पेक्ट मिलती है, जिस क्षेत्र में आपको, जैसे मान लो आप किसी ऑफिस में जाओ और 10 लोग आपको गुड मॉर्निंग बोले तो अपने आप में अच्छा लगता है ना? और जिस गली से आप गुजरो और 10 लोग आप पर कमेंट्स करें, देख कैसे चलते हैं, चलने कपड़े पहनने का तरीका ही नहीं आता है ना? ये देख कैसे मोटी होती जा रही है, अथवा ये देख कैसे पतला होता जा रहा है, मतलब ये कमेंट्स करें तो आपको अच्छा लगता है? लग मिल कुछ नहीं रहा है, पर वो हमारी जो आत्मीयता है ना, वो आत्मीयता दुखित हो जाती है। और इस आत्मीयता का संबंध हमारे जीवन से होता है। जैसे मान लो हमने कोई भी व्यवसाय ज्वाइन किया, हमने मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब ज्वाइन किया, और हमारा बॉस हमसे यही कहता रहता है, तुझे तो कुछ आता ही नहीं है, ये देख इतनी प्रूफ रीडिंग की मिस्टेक है, इसमें देखो इतनी चीज, मैंने इतने टाइम में तो आपको इतना सारा टाइप करना आना चाहिए था। अब बेकार है यार, तू कोई काम ही का नहीं है, तुझे तो कुछ आता ही नहीं है। कुछ दिनों के बाद हमें ऐसे लगने लगता है, मैंने हम अच्छा काम करने भी बैठते हैं तो भी हमें लगता है यार उस सर तो आके कहेंगे बेकार है। मतलब जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होता है, वह कॉन्फिडेंस लेवल भी लूज होने लगता है, कारण क्योंकि हमारी वर्तना की जा रही है। तो इसके कारण से जो आत्मसम्मान की भावना होती है, वह आत्मसम्मान की भावना हमारे अंदर से न्यून होती जाती है। इसके कारण से जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कंसेप्ट होते हैं, ये भी चेंज होने चालू हो जाते हैं। आत्मधारणा मतलब होता है हमारा सेल्फ कंसेप्ट, और सेल्फ कंसेप्ट से तात्पर्य होता है आप अपने विषय में क्या सोचते हो। कुछ लोग होते हैं ना जो सोचते हैं मैं बहुत खूबसूरत हूँ, ये आपका आपके प्रति धारणा है। कुछ लोग सोचते हैं मैं खूबसूरत तो हूँ, लेकिन थोड़ी सी ना नोज ना थोड़ी सी फैल सी रही है, ये यदि ऐसे होती ना तो ज्यादा अच्छा होता। ऐसे होती ना बातें, अपने आप के बारे में हम सोचते ना ऐसा, यदि ये ऐसा और इसमें मिल जाता
हमारे बाल ना ऐसे सही हैं, स्ट्रेट हैं, ये थोड़े से कर्ली होते तो ज्यादा सुंदर लगते, और जिनके कर्ली हैं उनको लगता है ना साहब यदि मेरे बाल स्ट्रेट होते तो मैं ज्यादा सुंदर लगता। तो इसका मतलब है मैं सुंदर नहीं हूं अभी? नहीं, सुंदर तो हूं। ये आपका सेल्फ कंसेप्ट है, आत्म धारणा है ना? और जो हमारी आत्म धारणा होती है वह हमारे आत्म सम्मान से जुड़ी हुई होती है, हमारे आत्म सम्मान से वो कनेक्टेड होती है। जिस तरीके का आत्म सम्मान हमें मिलता है उसी तरीके की हमारी धारणा चालू हो जाती है। जैसे मान लो एक व्यक्ति को आप 50 बार कहो और महीने भर तक कहते रहो तू काला है, काला है, काला है, कुछ दिनों बाद वो अपने आप को देखता है ना, ऐसे हाथ पर देखता, हाँ यार वास्तव में काला तो हूँ, है ना? और एक व्यक्ति उसी चीज को कहे यार तू बहुत स्मार्ट दिखता है, तो वो भी ना आईने के सामने जाके अपने आप को देखता, नहीं यार लगता तो ये देख इस तरह से ना मैं स्मार्ट तो लगता हूँ। तो जिस तरीके की हमारी आत्म सम्मान हमें मिल रहा है उसी के आधार से हमारे जो सेल्फ कंसेप्ट है ये सेल्फ कंसेप्ट भी डेवलप होने लगते हैं, और हमें अपनी स्वयं की पहचान के साथ अपने आप को संतुलन और इस संतुलन की निरंतरता बनाए रखने की आवश्यकता होती है। क्योंकि यदि आप अपने आप को एडजस्ट करके नहीं चलते हो तो जैसे लगा ना कि साहब इस व्यक्ति से मेरी नहीं बन रही है तो ना साहब नहीं बन रही तो मैं ना अपनी नसें काट लूंगा, मैं ना सुसाइड कर लूंगा, कर ले भाई। ये आपको लगता है ना सुसाइड करने से हमारी समस्या सॉल्व हो जाती तो ठीक, कर ले तू सुसाइड कर ले। लोग आके घर में आके कह के जाएंगे भाई बंदा तो अच्छा था, यही होगा ना दीपिका? क्या कहोगे हमसे? जी सर। यही कहते ना, मान लो आपने सुसाइड कर लिया तो क्या कहते सब, बंदा तो अच्छा था पर अब नहीं है। आदमी काम तो बहुत अच्छे से करता था, बोलता बहुत अच्छे से था, लेकिन बेचारे को ना एक ही प्रॉब्लम थी और बेचारे ने सुसाइड कर ली। तो इससे दुनिया को क्या फर्क पड़ा? आपने अपनी पहचान खो दी, आपने अपना सम्मान खो दिया, आपने अपने आप को ही खो दिया, और दुनिया के में क्या फर्क पड़ा? आप हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नहीं हो तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है दुनिया को। फर्क पड़ता है उनको जो आपसे जुड़े हुए हैं। इसीलिए जो अपने आत्म सम्मान की धारणा है वह आत्म सम्मान की धारणा को कभी भी ठेस नहीं लगे, और ठेस यदि लगे तो उसके बीच में आपका निरंतर संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। इसका नाम व्यवसायिक मार्गदर्शन या निर्देशन या गाइडेंस होता है, ये मार्टिनेज ने कहा है। लास्ट डेफिनेशन है हमारी ब्लैंको बाई फूटोस की, और ब्लैंको बाई फूटोस ने 2016 में लिखा है कि व्यावसायिक मार्गदर्शन आत्मज्ञान व्यावसायिक प्रस्तावों और अकादमिक यात्रा कार्यक्रम के बारे में जानकारी पर केंद्रित है। यह उन सभी सूचनाओं का संग्रह है जो छात्र को अपने निर्णय लेने का रास्ता देता है। कितना गजब का इन्होंने लिखा हुआ है कि जो व्यावसायिक मार्गदर्शन आत्मज्ञान शैक्षिक प्रस्तावों और अकादमिक यात्रा, सबसे पहला अपने बारे में ज्ञान, आप में कौन कौन से गुण कौन कौन से दोष हैं, आप अपने बारे में कैसी सोच रखते हो, आप कार्य के प्रति कैसे आपका कंसेप्ट है, लोगों के बीच में उठने बैठने में आपके क्या विचार चालू होते हैं, चार लोगों के बीच में आप किस तरीके से व्यवहार करते हो, नर्वस हो जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाता है, किस तरीके का आपका व्यवहार होता है। ये सारी की सारी चीजें आपके आत्म सम्मान से जुड़ी हुई होती हैं, तथा शैक्षिक प्रस्तावों में जो जो भी आपका प्रोस्पेक्टिव है एजुकेशन से संबंधित, आपकी एकेडमिक यात्रा, आपने क्या क्या पढ़ाई की हुई है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, यहाँ पर एकेडमिक जो आपके ट्रेवल है या अकादमिक जो आपकी यात्रा है वह एकेडमिक यात्रा आपके जीवन से संबंधित है। अर्थात जिस जीवन में आप जी रहे हो उसमें आपने कितने कागज के पत्ते इकट्ठे किए, कागज के पत्ते मतलब डिग्रियां इकट्ठी की, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। एक दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि एक व्यक्ति, शायद दीपिका थी उस दिन क्लास में, कि एक व्यक्ति के पास टेलरिंग का मास्टरिंग का कोर्स है, एक व्यक्ति के पास यूनिवर्सिटी से म्यूजिक का मास्टर का कोर्स है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने म्यूजिक में पीएचडी की हुई है, इससे फर्क पड़ता है कि आपको म्यूजिक में क्या आता है। यदि आपको शहनाई बजानी आती ना
तो उसमें भी आपको भारतीय सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जा सकता है। आपको तबला बजाना आता है ना, तो उसमें भी आपको भारतीय सम्मान से सम्मानित किया जा सकता है। आपको क्या आता है, सतोर वादक है आप, क्या चीज है आपके पास, जो भी नॉलेज है आप अपने नॉलेज में बेस्ट होना चाहिए। लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने अपनी एकेडमिक जो यात्रा है ना वो कहाँ से प्रारंभ की थी और आप कहाँ पर हो। लोग कहते हैं ना कि सब जब मैं बचपन में था तो बहुत गरीबी थी पर आज कलेक्टर हैं, तो आपकी जो जय जयकार हो रही ना वो आपकी अभी वर्तमान में आप कहाँ हो उससे रिलेटेड होने से जय जयकार होती है। शायद किसी हिंदी के कवि हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं शायद, उन्होंने लिखा है, दुनिया बढ़िया वृत्ति रखती काम नहीं परिणाम नहीं रखती। तो दुनिया इतनी चतुर है, जिसके सामने हम व्यवहार करने जा रहे हैं ना इतना चतुर दुनिया है, तो उसे कोई मतलब नहीं कि आप कहाँ से आए हो और क्या करते थे। सबको ये फर्क पड़ता है कि अभी आपका रिजल्ट क्या है। जैसे एक बच्चा कहता है ना, मैं मम्मी 6 घंटे पढ़ता हूँ और 45% बन रही है, तो आप क्या मानोगे, 6 घंटे पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? दीपिका, क्या मानोगे? जी सर। बंदा 6 घंटे पढ़ता है कि नहीं? और एक बच्चा नहीं। है हमारे घर का है, 1 घंटे पढ़ता है और उसकी 85% आती है, तो पढ़ने वाला बच्चा कौन? 85% बार। अच्छा बच्चा। अच्छा बच्चा किसे कहोगे आप, जो 6 घंटे मेहनत करता है उसे? नहीं सर। हम नहीं कहेंगे। हमें क्या मतलब है तुम्हारी मेहनत मेहनत से। हम तो आपका रिजल्ट देखते हैं, हर एक चीज में आपका रिजल्ट देखा जाता है। जैसे एक व्यक्ति है ना, जैसे आप किचन में जाते हो और आधे घंटे में आप अपना हुनर दिखाते हो और सब लोग आपकी तारीफ करते हो, और एक व्यक्ति है जो 2 दिन पहले से तैयारी करता है और किचन में कोई चीज बनाता है और कोई भी खाता नहीं है। हम कहते हैं सर हमने तो इमरती बनाई है, कल से मैंने दाल फूलने डाली, फिर उसको पीसा, फिर उसको ये किया, फिर उसको वो किया, और वो जब खाने के लिए बैठे या तो एकदम लूज थी या एकदम हार्ड हो गई, तो कोई खाने की पसंद ही नहीं करता है। अब ऐसी कंडीशन है तो आप क्या कहोगे, अच्छा बनाया है ना आपने खाना, मेहनत बहुत की भाई, खा लो जो बना है, काला गोरा, अच्छा खराब, ऐसा बोलोगे? नहीं नहीं, हो सकता है मेहनत आपकी अच्छी हो पर खाना अच्छा नहीं बना, आप खाना अच्छा नहीं बनाते। मेहनत बहुत करते हो पर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं है, रिजल्ट तो सुधारना पड़ेगा। अब आप सोच लो कि दुनिया को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप 6 घंटे मेहनत करते हो, 9 घंटे मेहनत करते हो, या मेहनत ही मेहनत करते हो। हर व्यक्ति को चाहिए आपके परिणाम, आपका रिजल्ट क्या है। और जो रिजल्ट की बात होती है या रिजल्ट जनरेशन की बात होती है कि रिजल्ट कैसे जनरेट होता है, वो तभी हो सकता है जब आपके पास पूर्वोक्त चीजें, माने नॉलेज आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तो आपकी एकेडमिक जो यात्रा है ये आपकी संपन्न होगी और ये आपकी समग्र जानकारियों पर केंद्रित होती है। जैसे आप एमएड कर रहे हो ना, कोई भी आके, यदि मैं ही हूँ अथवा आप हो, आप हमसे आके पूछो सर रिसर्च के बारे में मुझे ये नहीं आ रहा है, तो अब अपेक्षा करते हो ना कि सर मुझे मेरी समस्या का समाधान करेंगे। आप आके मुझसे पूछते हो सर मुझे साइकोलॉजी के बारे में ये समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है आपको एक्सपेक्टेशन है सर साइकोलॉजी के बारे में बताएंगे, बताना चाहिए। ये हो सकता है कि सर कहेंगे सर इस कंसेप्ट मेरा अभी क्लियर नहीं है, मैं आपको कल बता दूंगा, माने एक्सपेक्टेशन तो आपकी है कि इनको ये बताना चाहिए हमें। और जो आपकी एक्सपेक्टेशन है यही आपकी संपूर्ण जानकारियों से जुड़ी हुई है। आप ये नहीं कह सकते हो ना कि आप मुझसे साइकोलॉजी का कोई क्वेश्चन पूछने के लिए आए, मैं थोड़ा पढ़ लूं फिर आपको बताता हूँ। तो मीनल कहेगी सर इसमें कौन सी बड़ी बात, पढ़ के तो मैं भी आपको बता दूंगी। तो जो आपने अभी तक यात्रा की है उस यात्रा से संबंधित समस्त जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। यह उन सभी सूचनाओं का संघ है, संघ मतलब गैदरिंग है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन वी कैन कलेक्ट फ्रॉम दिस पर्सन, जो छात्रों को अपने निर्णय लेने का रास्ता देता है, देती है।
यानी छात्रों को कैसे कैसे निर्णय लिए जाने हैं, छात्र क्या क्या निर्णय ले रहे हैं। हो सकता है वो हिस्ट्री की क्लास में सिविक्स का क्वेश्चन पूछे और सिविक्स की क्लास में हिंदी का व्याकरण का क्वेश्चन पूछे, और एज ए टीचर आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, आप उसका आंसर दो कि आप उसका आंसर नहीं दो। सर हमसे एक्सपेक्ट की जाती है कि आपको उसका आंसर देना ही पड़ेगा। यदि आप उसका आंसर नहीं देते हो ना तो आपको कोई टीचर स्वीकार नहीं करेगा, लोग आपको सिरे से नकार देंगे, सर ये शिक्षक नहीं है क्योंकि इसे कुछ भी नहीं आता है। बात समझ में आई? तो इसीलिए ये सारी जानकारी का केंद्र होता है, यह उन सभी सूचनाओं का संघ है जो छात्रों को अपने निर्णय लेने का रास्ता देते हैं। छात्र आपसे कुछ भी पूछ सकता है और उन सब का ज्ञान, उन सभी प्रश्नों के उत्तर बखूबी आपको देने आने चाहिए। और यदि आपको उन क्वेश्चनों के आंसर देने नहीं आते हैं तो आपको उसको कैसे आंसर करना है, मतलब जिस प्रश्न का उत्तर आपके पास नहीं है उसका भी उत्तर देना आपको आना चाहिए। ये बैठ जा बकवास के क्वेश्चन मत पूछ मुझसे, क्लास में कुछ भी नहीं पूछा जाता। हिस्ट्री की क्लास चल रही, हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछो। आप इस तरीके से छात्र को नकार नहीं सकते हैं, आपको बुद्धिपूर्वक उसका आंसर देना या फिर आंसर कैसे देना है ये आपको सीखना होगा। और यदि आपको ये नहीं आता है तो आप एक योग्य शिक्षक की श्रेणी में भी नहीं आते हैं, समझे आप? चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलाते हैं। अब इसमें से देखते हैं कि जो हमारा व्यवसायिक निर्देशन है, इस व्यवसायिक निर्देशन की वास्तव में विशेषताएं क्या होती हैं, इसकी क्वालिटी क्या है। तो व्यवसायिक निर्देशन की क्वालिटी के बारे में यदि हम जाने तो इसके बारे में तो इसकी जब हम विशेषताएं देखते हैं तो विशेषताओं में लिखा है, निर्देशन की परिभाषा का अध्ययन करने के उपरांत इसकी कुछ विशेषताएं स्पष्ट होती हैं, जो हैं व्यावसायिक निर्देशन के माध्यम से व्यक्ति में संबंध से स्पष्ट बोध विकसित किया जा सकता है। इसके आधार पर व्यक्ति को यह ज्ञात हो जाता है कि उसके वास्तविक स्वरूप क्या है। मतलब आपको यदि व्यावसायिक निर्देशन दिया जाता है, गाइडेंस दिया जाता है, वोकेशनल गाइडेंस में यदि आपको शामिल किया जाता है तो आप कम से कम इतना तो जान ही जाते हो कि मैं किस चीज के लिए बना हुआ हूं, मुझे कौन सा काम करना चाहिए और किस चीज के लिए मैं नहीं बना। मैं साइंस के क्षेत्र में जाना जाना चाहिए, आर्ट के क्षेत्र में जाना चाहिए, कॉमर्स में जाना चाहिए, बैंकिंग में जाना चाहिए, मुझे कलेक्टर बनना चाहिए अथवा डॉक्टर बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, ये आपको आपका बोध विकसित कराने के लिए तैयार कर देता है कि आप ये हैं और आपको इस क्षेत्र में रहोगे तो फ्रस्ट्रेट नहीं होगे। और यदि आप इस क्षेत्र में नहीं रहोगे तो आप गारंटी से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि आप ऐसे लोगों को बियर अप नहीं कर सकते हो, आप उनको सहन नहीं कर सकते हो। कई बार हमने इस विषय पे भी चर्चा की है कि यदि हम इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के व्यक्ति को एक्सट्रोवर्ट के वर्क दे देते हैं और एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के व्यक्ति को इंट्रोवर्ट के वर्क दे देते हैं, दोनों ही अपना माथा फोड़ देते हैं। इंट्रोवर्ट व्यक्ति को आप कहोगे आपको एक मीटिंग अरेंज करनी है, 50 लोगों से कांटेक्ट करना है, वो कहेगा साहब हमारे बस का नहीं है, हमें तो ये बताओ हमें क्या काम करना है। मीनल, समझ में आया? उसे उस पर कुछ नहीं आएगा उसको, वो 50 व्यक्तियों से कांटेक्ट नहीं कर सकता, वो टेंट वाले से कांटेक्ट नहीं कर सकता, वो घोड़े वाले से कांटेक्ट नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर पाएगा। ना खाना वाले से बता सकता है, ना उसको पता है खाना कैसे कौन सा कहाँ बनता है, अच्छा खाना कहाँ मिलता है, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है। और यदि वही बंदा एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी तो कहता पूरे इंदौर में कचौरी सबसे बेस्ट किसकी मिलती है, मुझसे पूछो मैं बताता हूँ। दही भल्ले कहाँ सबसे अच्छे मिलते हैं, मुझसे पूछो। पूछते तुमने खाए हैं, बोले मैं इससे तुम छोड़ दो मैंने खाए कि नहीं खाए, और मैं सबसे अच्छे कहाँ होते हैं इंदौर के वो सारी चीजें आपको इन्फॉर्म कर सकता हूँ भाई साहब। बात समझ में आई? इसका मतलब क्या है कि जो पर्सनालिटी जिसके लिए फिट होती है वह अपने बारे में ये चीज जानता है और उसकी वही क्वालिटी का ज्ञान कराने के लिए व्यवसायिक निर्देशन हमेशा कार्य करता है।
व्यावसायिक निर्देशन हमें सलाह देता है, व्यावसायिक निर्देशन हमें परामर्श देता है और जो हमारा वास्तविक स्वरूप होता है उस वास्तविक स्वरूप का हमें ज्ञान हो जाता है। सेकंड नंबर का पॉइंट है, व्यावसायिक निर्देशन के आधार पर कार्य के स्वरूप एवं कार्य से संबंधित व्यक्तियों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। अच्छा, सबसे अच्छा इंदौर में संस्कृत का टीचर कौन है, अथवा मैथ्स का सबसे अच्छा टीचर कौन है? आपको कोई प्रोजेक्ट वर्क करवाना है तो इसमें आपको किसकी सलाह लेनी चाहिए? कौन सा व्यक्ति आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर पाएगा? ये सारी की सारी बातें हमें तब पता लगती हैं जब आप अपने क्षेत्र में उतरते हो। घर में बैठे-बैठे आपको ये सारी की सारी जानकारी नहीं होती कि इंदौर में ये चीज़ कहाँ मिलती है या इसके लिए मुझे किससे सलाह लेनी चाहिए, संबंधित व्यक्ति के बारे में कौन बताएगा? जब तक आप उसके साथ कोई भी व्यवहारिक संबंध नहीं बनाते हो, तब तक उससे कार्यप्रणाली नहीं करते हो। देखो, कोयल और काक, कौआ, दोनों एक जैसे होते हैं, एक जैसे, कोई फ़र्क नहीं होता रंग में। कोयल कोयल है और कौआ कौआ है। दीपिका, कब पता लगता है कि ये तो कोयल है? आवाज निकलती है, क्या? जब जब कोयल की आवाज निकलती है, कौवे की आवाज निकलती है, जब दोनों में अंतर समझ में आता आवाज निकलती माने जब ये बोलते हैं ना, है। जी अथवा हम दूसरी भाषा में कहें, साइकोलॉजी की भाषा में, जब ये व्यवहार करते हैं तो पता लगता, अरे जी ये तो कौआ था यार, हमने कहा इसको पिंजरे में बिठा लिया। और जब तक व्यवहार ना करें, देखने से तो सब एक जैसे ही लगते हैं। कौन ज्ञानी है, कौन मुझे सजेस्ट कर सकता है, कौन मेरी एक्चुअल में हेल्प करना चाहता है, कौन व्यक्ति है जो अपनी हेल्प हमारे द्वारा करवाना चाहता है? समझ में आई बात? तो ये जब तक आप व्यक्ति से मिलते नहीं, कार्य के स्वरूप को जानते नहीं, कार्य से संबंधित व्यक्ति विशेषज्ञों के बारे में आपको पता नहीं है, तब तक आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हो। लेकिन जैसे अभी आपसे पूछा जाए ना कि अपने मोहल्ले का सबसे बेस्ट डॉक्टर कौन सा है, तो कहीं मुझे पता नहीं है कौन ईएनटी का सबसे अच्छा डॉक्टर है, नाक कान गले का सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है, मुझे नहीं पता है। और कुछ लोग होंगे कि आप पूरे इंदौर में पूछो कि साहब ईएनटी का बेस्ट डॉक्टर कौन सा है, तो आप खटाक से कहोगे साहब उसके पास चले जाओ, पलासिया में 2 बजे से 3 बजे के बीच में बैठता है या 2 से 5 के बीच में बैठता है, आप मिलो खटाखट, माने वो कम से कम दवाई में आपको फर्स्ट क्लास कर देगा। तो ये कहाँ से, ये सारी चीजें, इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है कि जब तक आप संबंधित व्यक्तियों के संबंध में जानकारी नहीं रखते हो, तब तक आप अपने विषय में विशेषज्ञता प्रतिपादित भी नहीं कर सकते हो। समझे? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि व्यावसायिक निर्देशन एक प्रक्रिया है, विभिन्न उद्देश्य, सामानों, प्रविधियों आदि से समन्वित रूप में